यूक्रेन से जंग के बीच रूस का बहुत बड़ा दावा, हमले के लिए केमिकल वेपन। जी हां, केमिकल वेपन बहुत तेजी के साथ यूक्रेन बना रहा है। रूस इस बात का ना सिर्फ दावा कर रहा है बल्कि रूस की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये वीडियो देखिए जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो को जारी किया है। रूसी सेना पर केमिकल वेपन से अटैक की तैयारी है यूक्रेन की तरफ से, ये रूस दावा कर रहा है। ड्रोन पर केमिकल बम को लोड करने का ये वीडियो है जो रूस की तरफ से जारी किया गया और दावा इस बात का कि ये जो सैनिक इसमें नजर आ रहे हैं ड्रोन में सिलेंडर को फिट करते हुए जिसमें केमिकल भरा हुआ है, ये सभी यूक्रेनी सैनिक हैं। तो अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि वॉर जोन में क्या केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उसकी तैयारी की जा रही है। यह अगर हुआ तो आप मान के चलिए एक नया आयाम खुलेगा रशिया यूक्रेन वॉर में, क्योंकि केमिकल, न्यूक्लियर या फिर बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करने का मतलब साफ है कि अब रशिया या यूक्रेन वॉर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में जाएगी। और इसीलिए यह खबर बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि किस तरह से रूस का आरोप है यूक्रेन पर और उसमें केमिकल बॉम्ब का जिक्र किया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रूसी सेना पर केमिकल वेपन से अटैक की तैयारी में है यूक्रेन, यह रूस का दावा है। फॉस्जीन से वेपन बना रहा है यूक्रेन, डिटेलिंग के साथ उन्होंने दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने केमिकल बम बनाने का एक वीडियो भी जारी किया है, एग्जैक्टली ये वीडियो, और ड्रोन के जरिए जहरीली गैस फॉस्जीन से अटैक की तैयारी में है यूक्रेन। ये पॉइंटर्स और ये दावे का वीडियो, एग्जैक्टली ये दावा किया गया है कि क्या अब केमिकल बम का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉरफेयर में होगा। एक और ग्राफिक्स बनाया हमने, आपको दिखाते हैं कि केमिकल वेपन किस तरह से है, क्या है। ये सब कुछ रूस के दावे पर आधारित है। फॉस्जीन गैस और साथ ही VX सारिन ताबुन, ये दावे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये केवल दावे हैं। अब कितने खतरनाक हैं ये आप देखिए कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन वॉरफेयर के बीच में एक नया आयाम एटलीस्ट दावे के तौर पर रशिया की तरफ से खोलने की कोशिश की जा रही है। उसका परिणाम क्या होगा और साथ ही आगे पूरा विश्व किस तरह से रिएक्ट करेगा। टैंक, मिसाइल, ड्रोन्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन केमिकल, बायोलॉजिकल, अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर का आयाम खुलता है तो फिर ये कितना खतरनाक होता है वो देखिए और समझिए। फॉस्जीन गैस जो कि गंभीर बीमारी होती है, उससे एक बार उसका इस्तेमाल कर लिया गया, इनहेल कर लिया गया, आपके सिस्टम में आ गया तो VX से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पर पूरी तरह से असर करता है। सारीन आप देखिए, नर्व गैस के नाम से ये फेमस है। चौथा कितना खतरनाक है, ताबून, पूरे शरीर पर इसका असर होता है। तो इस तरह से केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल है क्योंकि ये एक नए आयाम की तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध में इशारा कर रहा है रूस का दावा। अपने पैनल से समझते हैं कि किस तरह से ये और आगे इंटेंसिफाई हो सकता है या फिर पूरा विश्व इससे किस तरह से टैकल करेगा। हमारे साथ में है ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एयर कमोडोर SP सिंह, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ ही हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट हैं और JNU से हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा ब्रिगेडियर थापर। हमने ये देखा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ, विश्व ने रिएक्ट किया, नाटो ने किया, चीन ने किया, भारत ने किया, सभी देशों ने लगभग पूरा इसका रिएक्शन दिया। लेकिन ये तो एक नया आयाम खुलेगा अगर केमिकल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अभी तक रूस का दावा है। ये किस तरह से वॉरफेयर को आगे ले जाएगा? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केमिकल वॉरफेयर बैंड है पूरे वर्ल्ड में, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर का एक दूसरा पहलू है कि ये गैस और जो केमिकल्स रिलीज करते हैं हवा में, ये थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। इसका इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होता है। इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है बाद में कि ये रिलीज किया गया है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़े सरप्शियस तरीके से अगर कोई करता है तो किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन ये कोशिश करेगा कि किसी किस्म का केमिकल वेपन, क्योंकि उसको मालूम है उसकी लड़ाई रशिया से हो रही है और रशिया के पास बहुत स्टॉक है इन चीज़ों का। हम सबको पता है, बहुत नंबर 2 कंट्री है जिस सबसे ज़्यादा स्टॉक न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का है। तो अगर
रिटर्न में रशिया करेगी तो यूक्रेन को मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि ये इस्तेमाल होगा। जी, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी नागरिकता लेने वालों की भी सेना में भर्ती हो सकती है। क्रेमलिन बहुत जल्द जारी कर सकता है इस नए आदेश को। पिछले 5 साल में 10 लाख लोग ले चुके हैं रूसी नागरिकता। रूसी नागरिकता लेने वालों में भारतीय भी शामिल है, यानी कि कौन वो लोग हैं जो कि रशियन फोर्सेस में शामिल हो सकते हैं। तो अब आप देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, जैसा इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज में हमने बताया कि पिछले 10 साल की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं जिन्होंने रूसी नागरिकता को लिया है। तो अब सेना में भर्ती को लेकर ये जो क्रेमलिन की तरफ से, पुतिन के ऑफिस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, इसमें नियम क्या है भर्ती के, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेना में भर्ती के लिए पुतिन का नया नियम, रूस की नागरिकता लेने वालों की सेना में भर्ती होगी, ये तो बड़ी बात है, ये जो सबसे अहम बात है। लेकिन और क्या इसकी पीछे डिटेल्स है? सारे अधिकारों के साथ रूस की रक्षा का कर्तव्य भी बेहद जरूरी होगा। और इसमें क्या कहा गया है नए नियम में? पिछले 5 साल में 10 लाख लोग ले चुके हैं रूसी नागरिकता। रूसी नागरिकता लेने वालों में यह गौर करने वाली बात है कि बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, यानी कि उनके लिए भी यह जो विस्तार करने की कोशिश की जा रही है पुतिन की तरफ से सेना में, यह खुला हुआ है ऑफर। मध्य एशियाई देशों से कई लोग ले चुके हैं रूसी नागरिकता। यह एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। और कौन से वो देश है आप देखिए, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहां के लोग हैं मध्य एशियाई देशों के लोग जो कि रूसी नागरिकता ले चुके हैं। क्रेमलिन बहुत जल्द जारी कर सकता है नए नियम का आदेश। जो जानकारी सामने आ रही है इस पर मैं बात करूंगा, और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, हम देख रहे हैं किस तरह से दायरा लगातार खुलता हुआ नजर आ रहा है। ऑफर, तमाम लुभावनी बातें, चुनाव में टिकट, और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने नागरिकता ली है वो भी रूसी सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या आपको नजर आ रही है मूलभूत तौर पर? बिल्कुल करुणा, देखिए रूस के अलग अलग हिस्सों में मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों से बात की जिन्हें हाल ही में रूस की नागरिकता मिली थी, और उन सबको ये डर था। लेकिन इसके बाद जब मैंने क्रेमलिन से जुड़े एक अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है और जल्द ही क्रेमलिन इसको लेकर एक आदेश भी जारी करने वाला है। यानी वो लोग 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने रूस की नागरिकता हासिल की है। बहुत भारी संख्या में भारतीय भी हैं, जो भारतीय वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं या जो भारतीय वहाँ पर रहने लगे, बिजनेस करने लगे, उन सब ने भी रूसी नागरिकता ली है। और उसमें से बहुत सारे लोग युद्ध के दौरान वहाँ से भारत या अपने अपने देश भी लौट आए। ऐसी स्थिति में जब क्रेमलिन ये फैसला ले रहा है तो इसका मतलब है कि रूस अपनी सेना का जो विस्तार करने की योजना बना रहा है उससे वो आगे करने के लिए ये एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल, ये एक विकल्प है और आगे कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा ये देखना होगा। पुतिन को लेकर अमेरिका ने कर दिया है बहुत बड़ा दावा। आपको बता दें, रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा किया है यूक्रेन से जंग नहीं जीत रहा है रूस। ये अमेरिकी प्रोफेसर की ओर से कहा गया। यूक्रेन से हार के बाद कुछ भी कर सकते हैं पुतिन, रूस के टुकड़े हो सकते हैं, सिविल वॉर तक छिड़ सकती है रशिया के भीतर, ये प्रोफेसर की ओर से कहा गया। तो और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, ये अमेरिकी दावा कितना खास है, इस पर मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी पहले आपके सामने, यूक्रेन के साथ जंग नहीं जीतेगा रूस, ये अमेरिकी प्रोफेसर की तरफ से कहा गया है रटगर्स यूनिवर्सिटी के। और क्या कहा गया, हार के बाद कुछ भी कर सकते हैं पुतिन। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया है कि सिविल वॉर तक छिड़ सकता है रशिया के भीतर, आपस में ही राज्य भिड़ सकते हैं, अलग अलग राज्यों के बीच, जैसा कि मैंने कहा, जंग हो सकती है, ये भी उनकी प्रोफेसी में है। रूस का अस्तित्व खत्म हो सकता है, ये भी प्रोफेसर ने कहा है। साथ ही कहा है दावा, जो आपको बता दें कि जिन्होंने ये दावा किया है वो रटगर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो अंशु मैम, क्या सोचती हैं आप इसको लेकर, ये जो दावा है अमेरिका की तरफ से किया गया और रशिया को लेकर किया गया, तो हैरानी होती है क्या? नहीं, क्योंकि ये अमेरिकन प्रोफेसर का दावा है। यदि ये दावा किसी रशियन प्रोफेसर का होता या किसी प्रो रशिया कंट्री के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का होता तो हम इस पर जा भी सकते थे। ये मुझे एक पश्चिमी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नजर आता है, क्योंकि जब हम युद्ध की वस्तुस्थिति को देखते हैं तो हाल फिलहाल पुतिन कहीं से भी हारते हुए नजर नहीं आ रहे। आमतौर पर अभी हमने केमिकल वॉरफेयर की चर्चा की, जो रोग नेशंस होते हैं या वो देश जो कमजोर पड़ रहे होते हैं वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर या मीन्स का सहारा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से खबर आ रही है कि रसायनों का प्रयोग यूक्रेन हथियारों के रूप में कर सकता है। हालांकि 1993 की CWC है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन,
यूक्रेन भी उसी का हिस्सा है और इस कन्वेंशन के द्वारा वैश्विक स्तर पर रसायनों का हथियारों के रूप में प्रयोग वर्जित है। प्रोफेसर अंशु, लेकिन क्या यूक्रेन ने मजबूर नहीं कर दिया पुतिन को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए? सिंह सर, आपसे इस पर जवाब जाऊंगी। पिछले कई महीनों में एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना पुतिन ने किया है, यूक्रेन ने मजबूर कर दिया उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए कि आज सोलिडर को लेकर भी दावे करने पड़ रहे हैं। अभी तक टैक्टिकल विड्रॉल होते थे क्योंकि गवर्न नहीं कर सकता था पुतिन, लेकिन अब सोलिडर को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बाकायदा रशिया भी अब ट्वीट करता है वीडियोस ये दिखाते हुए कि कब्जा बढ़ चुका है। देखिए, इस बात को अलग तरह समझना पड़ेगा। जो यूक्रेन है उसके पीछे पूरी अमेरिका की और नाटो की ताकत लगी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मैक्सिमम लेवल पे है और ये अमेरिका का शुरू से रहा है। वो हर वॉर को इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए जीतना चाहता है। आप सच्चाई देखिए तो आपको समझ आएगी। इराक वॉर में क्या हुआ, कुछ नहीं उनको मिला। अफगानिस्तान में देखिए, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। वियतनाम में हिस्टोरिकल ले लिए तो अमेरिका हर जगह मुंह की खाता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बाज नहीं आता। यही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। रशिया का बड़ा एक आप समझ के चलिए उसने क्या किया है, बड़ा मजबूर होकर उनको ऑपरेशन करना पड़ा है। जो स्पेशल ऑपरेशन है उसमें भी उन्होंने टारगेट जो अब तक किया है वो बड़े स्पेशली सोच समझ के प्रिसीजन टारगेट किए हैं। जो इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं या मिलिट्री टारगेट्स हैं, उन्होंने सिविलियन टारगेट को कभी हिट नहीं किया है। उसका रीजन है वो एक मिलिट्री पावर को खत्म करना चाहते हैं, केमिकल वॉरफेयर को खत्म करना चाहते हैं जो उनके अगेंस्ट हो सकता है, या न्यूक्लियर पावर जो अमेरिका वहां पे यूज कर रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं। चलिए सर, अगले कुछ महीनों में ये पता चल पाएगा कि जो दावा किया गया है वो कितना साबित होगा, कितना ग्राउंड पर उसका एग्जीक्यूशन होगा। और सोलिडर को लेकर ही रूसी सेना और वैगनर के बीच भी तकरार बढ़ती जा रही है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। हालांकि वैगनर ग्रुप का रूसी रक्षा मंत्रालय पर क्रेडिट चोरी का आरोप भी लगा है और वैगनर ग्रुप के चीफ प्रोग्जिन ने भी सोलिडर पर कब्जे का बड़ा दावा कर दिया। अब रूस ने वैगनर का जिक्र किए बिना सोलिडर पर कब्जे का दावा किया था। снайпера нас прикрывают наши, мы как семья. तो देखिए, तीन तस्वीरें इस वक्त अब हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों के साथ जो बड़ी खबर और युद्ध किस तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लीबन की बात की जाए तो यहां पर यूक्रेनी पोजीशन पर बड़ा हमला हुआ है और आप समझिए कि बाखमुट और सोलिडर के बाद अगला जो टारगेट है वो लीबन नजर आ रहा है साफ तौर पर। और साथ ही साथ किस तरह से काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। वैगनर का रूसी जो रक्षा मंत्रालय उसकी तरफ से भी लगातार जो फुटेज है वो सामने आ रही। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन का सोलिडर पर कब्जे का दावा और वो वैगनर ग्रुप जो लगातार रशियन फोर्सेस के साथ ग्राउंड पर डटा हुआ है। अब ये तीन बड़ी खबरें, लेकिन इन सब के बीच सोलिडर की सत्य कथा को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दावे रशिया के भी तो दावे उधर यूक्रेन के भी। सत्य कथा क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। रूस कहां तक पहुंच चुका है और यूक्रेन क्या कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले देखिए रूस की बात करें। सोलिडर पर कब्जा कर लिया गया है, यह बाकायदा रूस बोल रहा है। वैगनर ग्रुप जिसने इस पूरी जंग को लड़ा है, हमारी वजह से जीत हुई है, वैगनर ग्रुप ने यह बोला, यह आधिकारिक तौर पर बयान दिया। लेकिन यूक्रेन क्या बोल रहा है? यूक्रेन बोल रहा है अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है सोलिडर। तो यह बात है। अगली बड़ी बात है कि रूस क्या बोल रहा है। सेना एयर सपोर्ट की वजह से सोलिडर में जीत हासिल हुई है। वैगनर ग्रुप जिसने इस फ्रंट पर लड़ाई लड़ी वो बोल रहा है हमने अकेले जीत हासिल की है। उधर यूक्रेन की अगर बात करें, कई अहम संस्थान अभी भी हमारे कब्जे में है। तो ये जो अलग अलग बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही। इधर रूस आधिकारिक तौर पर क्या बोल रहा है कि मिसाइल आर्टिलरी अटैक से सोलिडर की जो जीत है वो हमें मिली है डोनबास में। इधर वैगनर ग्रुप ये बोल रहा है हमने देखिए 500 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया, वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ यूक्रेनी सैनिकों का। तो यूक्रेन यह बोल रहा है कि नहीं, कहानी अलग है। सत्य कथा यह है कि 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, यह यूक्रेन दावा कर रहा है। अब सोलिडर में यूक्रेन की हार हुई है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। आप जरा देखिए, जॉन किर्बी ने यूक्रेन की हार मानी है। उनकी तरफ से कहा गया रूसी कब्जे से सीन हालांकि नहीं बदलने वाला, यह भी कहा गया रूसी कब्जे का रणनीतिक प्रभाव कुछ भी सोलिडर पर नहीं पड़ने वाला। तो यह जो बड़ी बात है वो निकलकर सामने आ रही है। ब्रिगेडियर संदीप थापर सर, ये मेरा आपसे सवाल यह है कि देखिए जो अलग अलग बातें हैं वो निकलकर आ रही है। रूस बोल रहा है कि कब्जा कर लिया गया है, लेकिन यूक्रेन बोल रहा है कि नहीं, अभी तो जंग बहुत बाकी है। जो वहां पर हालात है उन हालात को देखकर आपको क्या लग रहा है, किसकी बात पर आपको ज्यादा विश्वास हो रहा है सर? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मेरा विचार तो ये है कि तकरीबन सोलिडर पे रशियन फोर्सेस ने, अब किसने कब्जा किया है, आर्टिलरी की वजह से सोल्जर्स ने किया है कि प्राइवेट आर्मी ने किया है, वो बात की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरे शहर पर, इलाके में रशिया का कब्जा है। आउटस्कर्ट्स में यूक्रेनियन अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं।
कब तक कर सकते हैं ये अब देखने की बात है, लेकिन तकरीबन ये क्लियर है कि शहर पर रशियन फोर्सेस का कब्जा है। बिल्कुल, और उसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को सीधा दिखाते हैं। सोलेदर पर यूक्रेन ने रूसी दावे को खारिज कर दिया है। सोलेदर पर अभी भी हमारा कब्जा है, यूक्रेनी सेना का दावा। सोलेदर में हमारी सेना करारा जवाब दे रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोलेदर पर कब्जे का दावा किया था और उसके बाद में काउंटर दावा आया है यूक्रेन की तरफ से। अब सोलेडर को लेकर लगातार चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस पूरे डोनेट्स्क रीजन पर जिस तरीके से बढ़त बनाने की रशिया कोशिश कर रही थी, उसमें सोलेडर और साथ साथ बखमुट, इसको लेकर स्ट्रैटेजीज में क्या ये बदलाव किए गए हैं। हालांकि सोलेडर पर रूस, यूक्रेन और वागनर ग्रुप जिस तरीके से 3 अलग अलग दावे कर रहे हैं, उसकी हकीकत आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वागनर ग्रुप के चीफ जिस तरीके से रशिया में प्रिजनर्स को इस वॉर जोन में खुले तौर पर मैदान पर आने से पहले यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए थे, बाकायदा ट्रेनिंग्स देते हुए नजर आए थे, उसके बाद तो यही माना जा रहा था कि रूस की बदली रणनीति का यही हिस्सा है। लेकिन कितना ये जरूरी हो जाता है, सोलेडर को लेकर ये रणनीति अपनाना कितना जरूरी हो चुका था रूस के लिए। सोलेडर पर कब्जे से बखमुट में यूक्रेनी सेना का आपूर्ति मार्ग अब कट जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा इस पूरे रीजन में सोलेडर और बखमुत कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। चर्चा करने से पहले जान लीजिए, रूस के लिए यूक्रेनी शहर बखमुट पर कब्जा करना भी अब आसान हो जाएगा। ये उसी रणनीति का हिस्सा है क्योंकि बखमुट पे कई खनिज खदान है जिन पर वागनर ग्रुप पहले ही कब्जा करना चाहता है और इन्हीं खदानों की कमाई से ही वागनर ग्रुप अपनी खोई ताकत को वापस वर्चस्व में लाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे इस बारे में आशीष जानना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे इलाके को लेकर हम ये समझना जरूर चाहते हैं क्यों और किस बिना पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर सोलेडर पर कब्जे का दावा किया गया। बखमुट की राह इस आधार पर कितनी आसान? देखिए, काफी ज्यादा। अगर आप विंटर्स में आर्मी पर अगर लॉजिस्टिकल सप्लाई कट कर दिया जाए तो फिर कुछ दिन ही बस वो सर्वाइव कर सकते हैं, और इसीलिए सोलेदर स्ट्रैटेजिकली और साथ ही साथ टैक्टिकली बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक ये वो लोकेशन है जो पूरे थिएटर में पूरी तरह से डिफरेंस नहीं ला देगी लेकिन जरूर इन्फ्लुएंस करेगा, और इसीलिए सोलेदर पर कंट्रोल लगभग आप मान के चलिए रशिया का पूरी तरह से हो चुका है। यूक्रेन को उसे काउंटर करना उनकी जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। लेकिन इस बीच क्विक रिस्पांस मनीष मैं आपसे चाहूंगी, अब अगर वागनर ग्रुप भी पुतिन के खिलाफ कोई बयान देते हैं, क्या ये आपको लग रहा है एक बड़ा संकेत दे रहा है कि दो फाड़ इन दोनों के बीच में ही हो जाएगा? देखिए, दो फाड़ नहीं, लेकिन जब जीत हुई है तो जीत के कई माई बाप होते हैं और वैगनर ग्रुप भी उनमें से एक है और उनकी बड़ी भूमिका है। हम सब ने देखा कि सोलेदार में उन्होंने वाकई में बहुत कुछ किया। हाँ, ये अलग बात है कि रूस की आर्मी का कहना है कि वैगनर ग्रुप को हमने पीछे से सपोर्ट किया था। यानी एयरफोर्स ने सपोर्ट किया, मिसाइल से हमने हमला किया, आर्टिलरी ने सपोर्ट किया, इसलिए वैगनर ग्रुप को ये यानी कि मनीष एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है जो कि निकलकर सामने आया है और रूस इस बात को बोल रहा है कि वहां पर हमने जीत हासिल की है। पूर्वी फ्रंट पर रूसी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है जहां रूसी सैनिकों पर हिमार्स से हमला किया गया। हिमार्स अटैक से रूस को भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच पुतिन के पूर्व सहयोगी अब्बास गलेमोव का भी बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन जल्द अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर सकते हैं और जान जोखिम में डालने की बजाय उत्तराधिकारी को वो सत्ता सौंपेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ा सवाल। अब पुतिन का उत्तराधिकारी युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत भी कर सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। अब्बास गलेमोव का ये दावा है कि 2024 का चुनाव पुतिन नहीं लड़ेंगे। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है इसे समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने लगातार आती रही है जहां कई सारे अखबारों ने खबर छापी है कि पुतिन की सेहत खराब है और उसके बाद खबरें ऐसी भी सामने आई कि बहुत ज़्यादा उनको विरोध झेलना पड़ा इस युद्ध के छिड़ने के बाद से ही देश के भीतर ही उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। ऐसे में इसके पीछे की सच्चाई क्या है समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये बयान हो जाता है जो अब्बास की ओर से दिया गया है। समझाते हैं आपको। पुतिन का उत्तराधिकारी अब्बास गलेमोव का जो दावा है वो क्या है? पुतिन जल्द अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट है, जैसा कि हमने बोला, ग्राफ गिर रहा है लगातार। गद्दाफी की तरह जान जोखिम में नहीं डालेंगे पुतिन अब गारंटर नहीं रहे हैं। और कहा गया है कि वैगनर से के उदय से भी पुतिन खासे परेशान है, टेंशन में है। और इसके अलावा आपको बता दें, यूक्रेन जंग से येवगेनी प्रिगोजिन की ताकत बढ़ी है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसी से परेशान है कहीं ना कहीं। प्रिगोजिन अब तक क्रेमलिन के वफादार रहे थे, लेकिन हालिया दिनों में ये
सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जंग में विफल होने पर कभी भी पलटने का डर लगातार पुतिन को सता रहा है। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है, आपके सामने रख रहे हैं, जिनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। कौन है अब्बास गोलेमोव? पुतिन के बेहद करीबी ये माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पुतिन के लिए भाषण भी ये लिखते रहे हैं। तो ऐसे में इनकी तरफ से अगर ये बात कही गई है कि जल्द उत्तराधिकारी बदल सकते हैं, मनीष, इसके क्या मायने, कितना महत्वपूर्ण ये बयान? देखिए, सबसे पहले तो अगर पुतिन के उत्तराधिकारी की बात करें तो 2018 में 17 दिसंबर 2018 को चुनाव हुआ था और पुतिन ने चुनाव लड़ने की घोषणा 6 दिसंबर को की थी, महज 12 दिन पहले। अब 2024 में मार्च 2024 को चुनाव होने हैं और दिसंबर में वहां के इलेक्शन कमीशन औपचारिक ऐलान करेगा। तो मुझे लगता है अभी बहुत वक्त है उत्तराधिकारी चुनने में, और वहां पर रूस में नंबर 2 की लड़ाई चलती है, नंबर 1 की लड़ाई अभी फिलहाल नहीं चल रही है। रही बात प्रिगोजिन को लेकर, देखिए प्रिगोजिन कौन है? प्रिगोजिन एक शेफ थे जिनको रूस पुतिन ने इतना बड़ा बनाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल अब्बास का जो अनुमान है वो बहुत हद तक सही है। यहाँ तक कि पुतिन की लोकप्रियता या पुतिन की ताकत इस जंग के बाद और अधिक बढ़ रही है, ये मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, और इसी के बीच एक वॉर ब्रेकिंग एक और नई आपके सामने। सोलेडर में यूक्रेनी सैनिकों के शवों का वीडियो, भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं सैनिकों के शव। मनोज सिंह, ये हमने देखा है कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये लगभग तय कर चुकी है कि रूस का दावा पूरी तरह से लगभग 90% तो कम से कम सही है ही। लेकिन इस तरह की अगर कोई टैक्टिकल डिफीट, एक हार मिलती है, जब बखमुत की तरफ यूक्रेन ध्यान दे रहा है और सोलेदर पे अचानक से लॉजिस्टिक सप्लाई को रोकने के लिए रूस जीत जाए, ये कितना बड़ा मोरल प्रेशर है? देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने कवर किया, ब्रिगेडियर थापर ने भी कवर किया कि ये जो इसमें रशिया का ऑलमोस्ट 90% कब्जा हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्टिकल वॉर के थ्रू। आप पहले ही समझिए इस बात को, इस समय जो वॉर है विंटर में, वो वॉर जो है पूरी शिफ्ट हो चुकी है एरियल वॉरफेयर, ड्रोन अटैक्स या मिसाइल अटैक्स या लॉन्ग डिस्टेंस वेपन से। इस समय टैंक टू टैंक या सोल्जर सोल्जर वॉर जो है बड़ी लिमिटेड एरिया में, बहुत बिल्कुल। और सर एक लास्ट बिल्कुल बहुत लिमिटेड एरिया में है। और बखमुत एक ऐसा इलाका है या सोल्जर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक टैक्टिकल गेम हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें सर एक और सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अंशु जी अब फिर से मैं उस सवाल पर आ रहा हूं। ये पूरी रिपोर्ट दिखाई, तस्वीर दिखाई, सोलेडर की सिचुएशन सब कुछ दिखाई, क्या वाकई में अमेरिकी दावा अब आपको मजबूत लगता है जिसमें बोला जा रहा है कि रूस जंग हार रहा है? लेकिन अभी तो हमने दृश्य देखा कि वहां पर कितने सारे यूक्रेनी जो सैनिक हैं उनके शव दिखाए जा रहे हैं। हमने खेरसोन के समय भी यही देखा था करुणा, कि रशिया ने बहुत आराम से वहां कब्जा किया था, लेकिन यूक्रेन कुछ और तथ्यों के साथ और स्टेटमेंट्स के साथ सामने आ रहा था। लेकिन सत्य छुपाए नहीं छिपता, सत्य दोनों छोरों के बीच में कहीं पर है। तो ना हम अभी ये कह सकते हैं कि यूक्रेन जंग हारा है, ना हम ये कह सकते हैं कि रशिया जंग हारा है, लेकिन यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, ये हम कह सकते हैं। थापर सर, फाइनल स्टेटमेंट, बिकॉज आप हाथ रेज कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है। इसकी सोलेडर की लड़ाई महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारी डिफीट्स के बाद रशिया कहीं पे विक्टोरियस नजर आ रहा है। तो एक गेम चेंजर भी हो सकता है, मोराल भी हो सकता है। और इसको कैप्चर करने के बाद जो इसके आगे यूक्रेन की फोर्सेस हैं उनको टैक्टिकल विड्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो रह नहीं सकते। सर, लेकिन कंप्लीटली टाइम अब खत्म हो गया है। जीत तय कौन करता है, ये काफी कुछ निर्भर करता है कि जीत की परिभाषा क्या है।